ब्रिटिश संविधान की जो तीसरी विशेषता है वो ये है कि ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है। लचीला संविधान, उन देशों के संविधानों को लचीला संविधान कहा जाता है जहां सामान्य कानून में संशोधन की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दोनों में कोई अंतर नहीं होता। यदि आप ब्रिटेन के संविधान का उदाहरण लें तो ब्रिटेन में चूंकि लिखित संविधान नहीं है, इसलिए वो अपने सामान्य कानूनों की ही तरह संविधान के प्रावधानों में भी मनचाहे परिवर्तन कर लेते हैं। वह अपनी आवश्यकता, देश काल परिस्थितियों के संदर्भ में अपने समय की ज़रूरतों के हिसाब से संवैधानिक बदलाव कर लेते हैं। इसके लिए उन्हें भारत की तरह 2/3 या अमेरिका की तरह 3/4 बहुमत की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक सामान्य बिल लाते हैं, संसद के दोनों सदनों में वह प्रस्ताव के रूप में पास हो जाता है और फिर जैसा वो चाहे वो परिवर्तन कर लेते हैं। तो ब्रिटेन का संविधान इस दृष्टि से लचीला संविधान है। लचीला संविधान ब्रिटेन का है और भारत का संविधान इस दृष्टि से कठोर संविधान माना जाता है। अमेरिका का संविधान भारत की तुलना में और ज़्यादा कठोर है। इसीलिए भारतीय संविधान में जहां 125 से ऊपर संशोधन हो गए, अमेरिका में संशोधनों की कुल संख्या अभी 30 के आसपास ही पहुँच पाई है। तो ब्रिटेन के संविधान की जो तीसरी विशेषता है वो है लचीला संविधान। चौथी विशेषता ब्रिटेन के संविधान की यह मानी जाती है कि ब्रिटेन का संविधान संजोग और विवेक का शिशु है। यह बात लिटन स्ट्रेची ने कही है और लिटन स्ट्रेची ये कहते हैं कि ब्रिटेन का संविधान परिस्थितियों के साथ तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ लिखित प्रावधान है। जो परिस्थितियों के साथ संवैधानिक विकास हुआ है उसे वे संजोग का परिणाम मानते हैं, और जो सोच समझ करके निर्णय हुए हैं, सोच समझ के जो प्रावधान रखे गए हैं संवैधानिक व्यवस्था को चलाने के लिए, उसे वह विवेक की उपज मानते हैं। तो संजोग और विवेक दोनों का एक समन्वय है ब्रिटेन का संविधान। यदि आप ब्रिटेन के संविधान में विवेक के तत्वों को ढूंढें तो आप पा सकते हैं 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का पिटिशन ऑफ राइट, 1688 का बिल ऑफ राइट, 1679 का हैबियस कॉर्पस एक्ट, और इसी तरह 20वीं शताब्दी में होने वाले तमाम बदलाव जो ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम करते चले गए, ये सारे विवेक की उपज है। इसके पीछे सोच समझ कर किया गया निर्णय है। लेकिन कैबिनेट का उदय, राजतंत्र का धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चला जाना, प्रधानमंत्री की शक्तियों का निरंतर बढ़ते चला जाना, हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियों में निरंतर वृद्धि, ये सब संजोग का परिणाम है। तो ब्रिटेन का जो पूरा का पूरा संवैधानिक ढांचा है वह संजोग और विवेक दोनों का शिशु है। भारतीय संविधान में यदि आप संजोग के तत्व देखेंगे तो बहुत कम मिलेंगे, 1 या 2 मिलेंगे, लेकिन ब्रिटेन के का पूरा संवैधानिक विकास ही संजोग का परिणाम है। राजा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। इसके पीछे कारण ये था कि एक राजा थे जो फ्रेंच जानते थे, अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया कि वो कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आएंगे, और उन्होंने पहली बार रॉबर्ट वालपोल को भेज दिया और कहा कि ये कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। तो एक संजोग की बात थी कि राजा को अंग्रेजी नहीं आती थी। इस संजोग ने ब्रिटेन में राजतंत्र को पृष्ठभूमि में धकेल दिया, और वहीं से रॉबर्ट वालपोल जिस दिन पहली बार कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं, मान लिया जाता है कि वह रॉबर्ट वालपोल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यह एक संजोग का तत्व है। अब ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की अगली विशेषता यह है कि ब्रिटेन की जो संसद है वह द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका मानी जाती है। भारत भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाला देश है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये सब द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले देश हैं। लेकिन पूरी दुनिया को द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का जो सूत्र दिया है वो ब्रिटेन ने ही दिया है। 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी तक आते आते ब्रिटेन में जो संसद थी वह लगभग द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की ओर बढ़ चली थी। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक प्रारंभिक रूप निखर कर सामने आ गया था। अमेरिका का संविधान जब बना तो उन्होंने भी ब्रिटेन से ही प्रेरणा प्राप्त की और अपने संसद को, अपने कांग्रेस को द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में बदल दिया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। ब्रिटेन की जो संसद है वह भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाली संसद है। वहाँ जनता द्वारा सीधे चुनकर जो प्रतिनिधि आते हैं वे हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठते हैं, भारत की लोकसभा की तरह, और जो अभिजात्य वर्ग से लोग आते हैं, कुछ वंश परंपरा के आधार पर कुछ मनोनीत होते हैं, ये लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ लोकतंत्र, राजतंत्र और कुलीन तंत्र तीनों के दर्शन मिलेंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स लोकतंत्र है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स
यह कुलीन तंत्र है। जन्म और विशेषाधिकारों के आधार पर समाज का वह वर्ग जो अपने को अन्य से बेहतर और श्रेष्ठ समझता है उसके प्रतिनिधि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आते हैं। और राजतंत्र, राजा, तो कुलीन तंत्र, राजतंत्र और लोकतंत्र तीनों का समन्वय ही ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की अपनी थाती है। भारत की यदि आप बात करें तो भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। एक सदन का निर्माण जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से होता है जिसे आप लोकसभा कहते हैं, और जो दूसरा सदन है वो हमारे संघात्मक ढांचे को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें सभी इकाई राज्यों से चुने हुए सदस्य आते हैं जिसे आप राज्यसभा कहते हैं। अमेरिका में भी यही स्थिति है। जो राज्यों का सदन है उसे सीनेट कहा जाता है, और जो जनता के द्वारा चुना गया सीधा सदन है उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। तो ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की एक अन्य विशेषता ये हो गई कि वहाँ की जो संसद है वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। उसकी जो अगली विशेषता है वो ये है कि संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र का तात्पर्य है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए, अपने नीतियों और निर्णयों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी है। पूरा का पूरा कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद के प्रति यह उत्तरदायित्व यह बताता है कि सरकार पर संसद का नियंत्रण अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का नियंत्रण है। सरकार यदि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती तो फिर अविश्वास प्रस्ताव पास करके सरकार को गिराया जा सकता है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में भी यही प्रावधान है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार कार्यपालिका संसद के द्वितीय सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह जो उत्तरदायित्व है यह लोकतंत्र को अर्थवत्ता देता है, उसे प्राण देता है। यदि यह उत्तरदायित्व की भावना न रहे तो लोकतंत्र तानाशाही में बदल जाएगा। अगली विशेषता ब्रिटेन के संवैधानिक व्यवस्था की यह है कि वहाँ एकात्मक सरकार है। भारत में आपने पढ़ा है संघात्मक सरकार है, लेकिन ब्रिटेन में एकात्मक सरकार है, अर्थात शक्ति और सत्ता का जो संपूर्ण स्रोत है वह एक ही केंद्र में निहित है, और वह केंद्र है लंदन। लंदन से ही पूरे देश का शासन संचालित होता है। वहाँ भारत की तरह अलग अलग राज्यों का प्रावधान नहीं है। संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में एक अंतर ये भी होता है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है वो संविधान में ही लिपिबद्ध कर दिया जाता है। लेकिन ब्रिटेन के संविधान में चूंकि एकात्मक संविधान है इसलिए वहाँ शक्तियों का कोई बंटवारा या शक्तियों का कोई वितरण दिखाई नहीं देता। सारी शक्तियाँ एक केंद्र में निहित हैं और केंद्र जैसे चाहे वैसे संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक जरूरतों के हिसाब से अपनी परिस्थितियों को देखते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। ब्रिटिश संविधान की जो अगली विशेषता है वो ये है कि ब्रिटेन का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। ब्रिटेन ईसाई मतावलंबियों वाला देश है और वहाँ पर यद्यपि सभी धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन यह भी जरूरी है कि वहाँ पर जो राजा या मंत्री है वो प्रोटेस्टेंट होगा। वो कैथोलिकों को राजा या मंत्री या प्रधानमंत्री का पद नहीं देते। भारत इस मामले में धनी देश है। धनी इन दिस सेंस कि यहाँ सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार मिले हुए हैं, सबकी समान जिम्मेदारियाँ हैं और दायित्व हैं। ब्रिटिश संविधान की जो अगली विशेषता ये है कि वहाँ पर विधि का शासन है। पूरी दुनिया को ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की जो सबसे बड़ी देन है वह रूल ऑफ लॉ है। और रूल ऑफ लॉ एवी डायसी की पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर विकसित किया गया एक सिद्धांत है। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में यह माना जाता है कि चाहे वो चपरासी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सभी एक ही कानून के अंतर्गत आएंगे, सभी एक ही कानून के अंतर्गत शासित होंगे। अर्थात कानून के किसी प्रावधान की जो व्याख्या एक लेमैन के लिए होगी वही प्राइम मिनिस्टर के लिए भी होगी। यदि किसी अपराध के कारण किसी सामान्य व्यक्ति को दंड मिलता है तो उसी अपराध को करने के कारण वहाँ के शीर्ष पदाधिकारियों, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वह भी दंड का भागी होगा। और यदि किसी कानूनी प्रावधान का लाभ किसी व्यक्ति को मिलता है तो फिर उन लोगों को भी मिलेगा जो समाज के निचले पायदान पर खड़े हैं। वहाँ सभी लोग एक समान हैं, कानून सबके लिए समान है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का सिद्धांत है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगली विशेषता ब्रिटेन के संवैधानिक व्यवस्था की, वहाँ द्विदलीय पद्धति है।
दो पार्टियां हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। यद्यपि कुछ और छोटी पार्टियां हैं, लेकिन उनका अस्तित्व लगभग नहीं के बराबर है। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी संवैधानिक व्यवस्था का जिस तरीके से विकास हुआ है, शिक्षा का जिस तरीके से वहाँ विकास हुआ है, वहाँ यह माना जाता है कि हर नागरिक के वह सारे मौलिक अधिकार हैं जो एक मनुष्य होने के नाते व्यक्ति को मिलने चाहिए। तो यह सारी विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान की हैं।